हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम इम्प्लांटेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक पार्ट है डिलेड इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशन में देरी। वो टॉपिक मैं पहले ही लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुकी हूँ। इस टॉपिक के अंदर मेनली हम इम्प्लांटेशन होता क्या है, कहाँ पे होगा, इसका हार्मोनल कंट्रोल, इसका मैकेनिज्म और इम्प्लांटेशन के टाइप्स, वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लांटेशन कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। किस तरीके से ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक है, इसके अंदर ये यूट्रस है, तो यहाँ पर जो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के ऊपर जो स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न हुआ है, उसकी वजह से जो जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट यहाँ पर आएगा। उसके अंदर जब वो यहाँ से यहाँ आया तो जो उसके अंदर चेंजमेंट हुए, उन चेंजमेंट की वजह से क्या बना, ब्लास्टूला बना, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मैमेलियन ब्लास्टूला को बोलते हैं। अलग अलग स्पीसीज में इसका अलग अलग नाम है, जैसे सीलोब्लास्टूला है। तो इस ब्लास्टोला का, इस ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के साथ, उसे इस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो ये अटैचमेंट की प्रोसेस होती है, इस अटैचमेंट की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब जो ये टाइम पीरियड है इम्प्लांटेशन का, वो फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। और ऑन एन एवरेज अगर हम जनरल बात करें तो 7th डे माना जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद 7th डे पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब ये इम्प्लांटेशन की साइट कौन सी हो सकती है, तो जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर एंटर करेगा तो वो इम्प्लांटेशन की साइट को ढूंढेगा। और जो ये लोकेशन है इम्प्लांटेशन की, वो अलग अलग स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी करेगी। हर एक स्पीसीज़ की अपनी एक करेक्टरिस्टिक इम्प्लांटेशन साइट होगी। जनरली इम्प्लांटेशन है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट कहाँ हो सकता है, या तो फंडस रीजन के पोस्टीरियर पार्ट में हो सकता है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ फंडस, या फिर वो बॉडी ऑफ फंडस के अंदर इम्प्लांट हो सकता है। इम्प्लांटेशन के ड्यूरिंग क्या होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो ब्लास्टोसिस्ट इस तरीके से खुद को ओरिएंट करेगा कि उसका जो इनर सेल मास है वो किसकी तरफ आए, वो एंडोमेट्रियम की तरफ आए। कि जब ये यहाँ एंडोमेट्रियम से अटैच हुआ है तो इसका इधर कौन सा पार्ट है, इनर सेल मास। जब ये खुद को ओरिएंट करता है तो इसकी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग के ड्यूरिंग 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि काम करेंगे। कौन कौन से, पहला कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी शेप क्या है और वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कैसे रिस्पोंड करेगा। दूसरी ये किस फैक्टर पे काम करता है कि जो इस ब्लास्टोसिस्ट के पास जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो ट्रोफोसाइट सेल है, ये ट्रोफोडर्म की ये एक ट्रोफोब्लास्ट, ये किस तरीके से ट्रोफोडर्म, ये पूरी लेयर है, और ये जो ट्रोफोसाइट है वो किस तरीके से रेस्पॉन्सिवनेस शो करेगी इम्प्लांटेशन के लिए। क्योंकि जो ये सारी ट्रोफोसाइट्स हैं ये सारी अटैचमेंट नहीं कर सकती। जो अडेसिवनेस है, अटैचमेंट है, वो कुछ के पास ही प्रेजेंट होगी। हम बात करें कुछ ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि रूमिनेंट्स की, जिनके पास एक अलग से कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, रूमिनेंट्स के अंदर। इनके अंदर एक टर्म सुनी होगी आपने, कारंकल। ये कैरेंकल प्रेजेंट होता है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा, कि यूट्रस के अंदर ये ही एक जगह है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। ये कैसी जगह है, इसका नेचर कैसा है, ये एक अलग सा ही एरिया है, डिस्टिंक्ट एरिया है। और इस एरिया के अंदर जो यूट्रस की म्यूकोसा है, यूट्रस की म्यूकोसा कैसी, जिस ए ग्लैंडुलर, ए ग्लैंडुलर यूट्रस की म्यूकोसा है,
उसके अंदर प्रोजेक्शंस होंगे और उन प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कारेंकल बोलते हैं, जहाँ पर र्यूमिनेंट्स के अंदर इम्प्लांटेशन होगा। ये सिर्फ एक ऐसी साइट है जहाँ इम्प्लांटेशन हो सकता है। दूसरे जो पॉलीटोकस स्पीसीज है, मतलब जिनके पास एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप करते हैं एक टाइम पे, जैसे कि बिच है, कैट है, तो इनके अंदर एक स्पेसिंग मैकेनिज्म काम करता है। स्पेसिंग मैकेनिज्म क्यों चाहिए? क्योंकि भाई जब यूट्रस के ऊपर अटैचमेंट होगी अलग अलग एम्ब्रियो की, तो उनके बीच में एक पर्टिकुलर स्पेसिंग गैप होना चाहिए ताकि वो आपस में एक दूसरे से एडहियर ना हो, क्लस्टर ना फॉर्म करें। तो इम्प्लांटेशन की हमने डेफिनेशन की बात की कि ये कब होगा, क्या होता है, और इम्प्लांटेशन की साइट क्या क्या हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन की, कि कौन कौन से चेंज आते हैं, ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से जो ये ब्लास्टोसिस्ट आया है ये यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाए, इसका अटैचमेंट हो जाए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन। देखिए, जब यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये यहाँ आ गया, तो ऐसा नहीं कि ये आते ही और इसके साथ अटैच हो गया। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जो हम दो तरीके का इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे उसमें फर्दर और बात करेंगे। अभी थोड़ा जनरल में बात करते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आया, वो ब्लास्टोसिस्ट आते ही इस दीवार के साथ चिपक नहीं जाएगा, अटैचमेंट नहीं शो करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं करेगा। वो एक्चुअल में इस यूट्रस की कैविटी के अंदर लगभग 2 दिन के लिए आराम से फ्री लिविंग, आराम की ज़िंदगी जिएगा, खाएगा पिएगा, मौज करेगा। कि यो जो यहाँ ब्लास्टोसिस्ट आया है वो यहाँ फ्रीली इस यूट्रस की कैविटी के अंदर नियर अबाउट फॉर 2 डेज अटैचमेंट होने से पहले यहाँ आराम से फ्री लिविंग, फ्री की ज़िंदगी जिएगा। जो ये फ्री लिविंग ब्लास्टोसिस्ट है, ये यहाँ पर जो यूट्रस ग्लैंड है, ये यूट्रस ग्लैंड सीक्रेट करती है यूट्राइन मिल्क। जो ये यूट्राइन मिल्क है ये काफ़ी रिच सोर्स है आयंस का, अमाइनो एसिड्स का, शुगर का और लिपिड के प्रीकर्सर्स का। तो जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या काम करेगा, फ्री लिविंग रहेगा, आराम से किसी के साथ अटैच नहीं होगा, और वो किसके ऊपर जिंदा है, इस यूट्राइन मिल्क के ऊपर। वो किसके ऊपर फीड करेगा, इस यूट्राइन मिल्क के ऊपर फीड करेगा और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूस रखेगा, अपने सर्वाइवल को मेंटेन रखेगा। ऑक्सीजन को और मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट को ये इस यूट्रस से लेता रहेगा। फिर जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू होगा। ये आयंस को, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने अंदर लेगा। और जो ये फ्री लिविंग कॉन्सेप्टस है, अब इसको एक नाम दे देते हैं फ्री लिविंग कॉन्सेप्टस। ये एक लिमिटेड साइज अटेन करेगा और जब ये एक लिमिटेड साइज तक आ जाएगा तो उसके बाद ये सब कुछ यहाँ से भूल भाल के इम्प्लांटेशन के लिए जाना शुरू कर देगा। ये इम्प्लांटेशन के लिए अब रेडी है। क्यों? क्योंकि अगर ये थोड़ा सा और साइज में बढ़ाना तो इसके लिए जो न्यूट्रिशन है वो इनएडिक्वेट हो जाएंगे, मतलब उनकी इनफ अमाउंट इसे न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए जो ये यूट्राइन मिल्क के ऊपर जिंदा रह रहा था, वो यूट्राइन मिल्क अब इस बड़े ब्लास्टोसिस्ट को इतना न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा कि ये खुल के सर्वाइव कर सके। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर साइज लिमिट के पास पहुंचने के बाद अब इसे क्या करना पड़ेगा, खुद को अटैच करवाना पड़ेगा यूट्रस की वॉल के साथ, ताकि ये सरवाइव फर्दर कर सके और अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू रख सके। एक सेल होती है, स्ट्रक्चर है पिनोपोड्स। ये क्या है एक्चुअल में, ये जो एंडोमेट्रियम की एपिथीलियम है, जैसे ये क्या एंडोमेट्रियम की एपिथीलियम है, तो इस एंडोमेट्रियम की एपिथीलियम के ऊपर कुछ बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस हैं।
ये क्या है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन ऑन एंडोमेट्रियम एपिथेलियम। ये सिर्फ इम्प्लांटेशन के ड्यूरिंग ही देखने को मिलते हैं और ये हाईली डिपेंडेंट है प्रोजेस्ट्रॉन के ऊपर कि जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन की अमाउंट बढ़ेगी पिनोपोड्स के नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर ये क्या करते हैं कि जो ये यूट्रस की कैविटी है इसमें जो यूट्राइन मिल्क है ये उसे एब्जॉर्ब करेंगे और इनका मेन काम क्या है कि जो यहाँ ब्लास्टोसिस्ट पड़ा है उस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करवाएंगे, ये फोर्स करेंगे अटैचमेंट के लिए कि जो ये पिनोपोड्स हैं जब ये इम्प्लांटेशन के ड्यूरिंग ही दिखेंगे और प्रोजेस्टेरोन डिपेंडेंट हैं, ये यहाँ जो फ्लूइड है उसे एब्जॉर्ब करेंगे और जो यहाँ ब्लास्टोसिस्ट है उसे फोर्स करेंगे ताकि वो इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के कांटेक्ट में आ जाए। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होते हैं एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी के और इम्प्लांटेशन के। मतलब जब ये पिनोपोड दिखने लगे इसका मतलब अब एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव हो चुका है, वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। तो स्टेप वाइज अगर हम पढ़ें तो जैसे यहाँ ब्लास्टोसिस्ट आया 2 दिन के लिए आराम से फ्री घूमा, घूमने के बाद पिनोपोड्स दिखे, पिनोपोड्स क्या करेंगे अब इन ब्लास्टोसिस्ट को टाइटली होल्ड करेंगे, क्लोजली होल्ड करेंगे अगेंस्ट दिस यूट्राइन एंडोमेट्रियम एपिथेलियम। ये जो पिनोपोड है इन्होंने यहाँ इसे अटैच करवा दिया, ज़बरदस्ती से यहाँ घिस लाए। अब क्या होगा कि जहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ कांटेक्ट में आया, वहीं पे जो यूट्रस है उसके अंदर जहाँ ये अटैचमेंट में आया तो यूट्राइन कैपिलरीज और मोर परमिएबल हो जाएंगी कि जहाँ पर ये इसके साथ विसिनिटी में है, क्लोज प्रोक्सिमिटी में है, वहाँ की जो यूट्रस की दीवार है वो ज़्यादा परमिएबल हो जाएगी और यहाँ पर एक स्ट्रोमल ओइडिमा, एक उभराव सा हमें महसूस होगा कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर सा दिखेगा जहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ है आके अटैच हुआ है, वहाँ पर एक उभराव सा एक सूजन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। जल्दी हम देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट साइन दिखेगा डेसिडुअल सेल रिएक्शन का। अब ये डेसिडुअल सेल रिएक्शन क्या होती है कि जब ये ब्लास्टोसिस्ट आके इस स्ट्रोमल सेल के साथ जुड़ता है, एंडोमेट्रियम की जो सेल है स्ट्रोमा सेल उनके साथ आके अटैच होगा, तो उन स्ट्रोमल सेल के अंदर चेंज आते हैं और उन चेंज की जो प्रोसेस होती है उन्हें हम बोलते हैं डेसिडुअलाइजेशन। ये इम्प्लांटेशन की एक प्री रिक्वेस्ट है कि इम्प्लांटेशन से पहले ये डेसिडुअलाइजेशन होना जरूरी है। ये एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके थ्रू जो स्ट्रोमल सेल है वो कन्वर्ट की जाती हैं, ट्रांसफॉर्म की जाती हैं, डिफ्रेंशिएट की जाती हैं डेसिडुअल सेल्स के अंदर। ये जो स्ट्रोमल सेल है इनका नेचर कैसा है, ये लूजली पैक्ड फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल है और ये कन्वर्ट की जाएंगी किसमें, डेसिडुअल सेल्स में। मतलब ये डेसिडुअल सेल्स कैसी हैं, ये हैं लार्ज राउंडेड ग्लाइकोजन फिल्ड और इन सब के मास को मिला के हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। ये जो डेसिडुअल सेल्स है ना ये सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स हैं। इन डेसिडुअल सेल का फंक्शन क्या होता है, इनके अगर हम फंक्शन की बात करें कि जो डेसिडुअल सेल है इनका फंक्शन क्या है, तो मेनली ये 3 फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एक तो ये करेंगी कंट्रोल ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन की, जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वो कितनी अंदर तक इन्वेड करेंगी। जो डेसिडुअल सेल हैं ये इम्प्लांटेशन के लिए एक माइक्रो एनवायरनमेंट तैयार करेंगी और ये ट्रोफोब्लास्ट की अटैचमेंट को प्रमोट करती हैं और ये प्रमोट भी करेंगी लेकिन एक लिमिट भी रखेंगी कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही इन्वेड हो, उससे आगे वो टिश्यू को इन्वेड ना करें।
तो ये इसकी हद को, इसकी लिमिट को डिटरमाइन करेंगी और कितना एग्रेसिव इन्वेजन होगा उस चीज़ को डिटरमाइन करेंगी। दूसरा, ये जो कंसेप्टस है उसकी प्रोटेक्शन करती है मदर के इम्यून सिस्टम से, कि मदर का इम्यून रिजेक्शन से उसे प्रिवेंट करेंगी, कि ये गेट कीपर की तरह काम करती है ताकि जो डेवलपिंग कंसेप्टस है जो अटैच हो रहा है वो मदर की टी सेल के कांटेक्ट में ना आए, उस टी सेल से एक गेट कीपर की तरह प्रोटेक्शन करती हैं कंसेप्टस की, कौन, डेसिडुअल सेल्स, और वो कंसेप्टस को मदर के इम्यून रिजेक्शन से बचा के रखेंगी। तीसरा, ये एक इम्प्लांटेशन चैम्बर की फॉर्मेशन करती है। किसकी फॉर्मेशन करते हैं ये? इम्प्लांटेशन चैम्बर की फॉर्मेशन करते हैं एम्ब्रियो के चारों ओर, और हेल्प करती हैं एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन गेन करने में, जब तक कि कोई फंक्शनल प्लेसेंटा ना बन जाए तब तक। तो स्टेप्स में मेनली 5 स्टेप हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले होता है हैचिंग, कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जोना पेलुसिडा को तोड़ के बाहर निकलेगा। हैचिंग के बाद होता है एड प्लांटेशन, मतलब कि धीरे धीरे अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो रोल डाउन करके आएगा, और जो आईसीएम है, इनर सेल मास है, वो रोल डाउन इस तरीके से होगा कि आईसीएम यहाँ पर जो एपिथेलियम है एंडोमेट्रियम की उसके कांटेक्ट में आए। उसके बाद क्या होता है? एपोजिशन, मतलब ये पहला लूज कनेक्टिव कनेक्शन है ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम की वॉल के बीच में। इसके बाद क्या होगा? अडेसन, कि जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वो एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट करके और अंदर की ओर जाना शुरू कर देंगे। और उसके बाद आता है इन्वेजन, कि जो यूट्राइन स्ट्रोमा है उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट उसको इन्वेड कर गया, उसको ब्रेक डाउन करके अंदर की ओर घुस गया, अंदर बरी हो गया। जैसे किसी चीज़ को दबा देते हैं, दफना देते हैं, उसी तरीके से ये इसके अंदर दफन हो गया, इसके अंदर एंटर कर गया। अब जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुई है एंडोमेट्रियम की एपिथेलियम के साथ, वो कहाँ पे होंगी? एम्ब्रियोनिक पोल पे, कि जहाँ पर ये अटैचमेंट होगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। और अटैचमेंट होने के बाद जैसे ही डेसिडुलाइजेशन की जो प्रोसेस है, डेसिडुआ की फॉर्मेशन हुई, जो चेंज हुए, उसके बाद क्या स्टेप आता है? अब होगा ट्रोफोब्लास्ट का डेवलपमेंट। ट्रोफोब्लास्ट है वो 2 लेयर में डेवलप करेगी। एक तो होती है सिंटियोट्रोफोब्लास्ट, सिनसीटियो, ट्रोफोब्लास्ट, और एक होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट है, इसके अंदर कोई सेल बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होगी। ये कैसे बनती है? कि कुछ ट्रोफो एक्टोडर्मल सेल्स हैं, ट्रोफो एक्टोडर्मल सेल्स हैं, उन ट्रोफो एक्टोडर्मल सेल्स के फ्यूज़न की वजह से ये सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट सेल बनी हैं। ये क्या काम करती हैं? ये कुछ एंजाइम को सीक्रेट करती हैं जो कि ब्लास्टोसिस्ट को हेल्प करते हैं एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर पेनिट्रेट करने में। कैसे पेनिट्रेट करेंगे? ये कुछ एंजाइम को सीक्रेट करेंगी जिसकी वजह से वो एंजाइम एंडोमेट्रियम की सेल्स को डाइजेस्ट करेगा और लिक्विफाई करेगा, जिससे एंडोमेट्रियम की सेल के अंदर वो आराम से पेनिट्रेट करके अंदर चला जाए। फिर जो मैटरनल ब्लड फिल्ड लेक्यूनी, मैटरनल ब्लड फिल्ड लेक्यूनी अपीयर होंगी सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट में, जो कि एस्टेब्लिश करती है एक प्रीमिटिव टाइप का यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन को। तो जो सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट है मेनली वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सर्कुलेशन के आपस में एक दूसरे से कनेक्शन से, कनेक्शन इन द सेंस कि वो आपस में चीज़ों को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट को, वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं, दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं आते। साइटोट्रोफोब्लास्ट ये इनर सेल मास एंड सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट के बीच में लाई करेगा
और इसके पास ये जो सेल्स हैं उनकी अपनी सेल बाउंड्री है। और ये क्या करते हैं, ये प्रोलिफरेट करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं और ट्रोफोब्लास्ट सेल को और ज़्यादा एड ऑन करेंगे। जैसे हम एक स्ट्रक्चर देखें इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के अंदर, तो इस तरीके से कुछ, जैसे ये यूट्राइन ल्यूमन है, ये ट्रोफोब्लास्ट हैं, ये ब्लास्टोसील है, यहाँ पर इनर सेल मास के नीचे ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इस तरीके से कुछ फ्यूजन से बने हैं सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट। जो ये सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट हैं इनके अंदर लेक्यूनी, इस तरीके से लेक्यूनी प्रेजेंट होंगी। ये यहाँ पर यूट्राइन ग्लैंड है, स्पाइरल आर्टरीज प्रेजेंट हैं, और जो यहाँ ये है म्यूकोसल एपिथीलियम, ये म्यूकोसल एपिथीलियम। तो ऐसे इस साइड से अंदर की ओर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो मदर के यूट्रस के अंदर एंटर कर रहा है। तो किस तरीके से जो ये सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट है ये आगे की ओर बढ़ के इन्वेड करेगा यूट्रस की वॉल को, ये कुछ सब्सटेंस रिलीज करेगा जिससे जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो डाइजेस्ट होगी और ये अंदर की ओर इन्वेड करता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव इम्प्लांटेशन की। इन्वेजिव इम्प्लांटेशन क्या होता है कि इसके अंदर जो कंसेप्टस है वो यूट्रस एंडोमेट्रियम है उसके एपिथीलियम को ब्रेक डाउन करके उसके अंदर बरीड होगा, उसके अंदर दस्ता अंदर चला जाएगा। जैसे ऐसा किस किस के अंदर होता है, प्राइमेट्स के अंदर, माउस, कैट, डॉग और रैबिट, इनके अंदर इन्वेसिव इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है इन स्पीसीज का, पहले तो वो फ्री लिविंग यूट्रस कैविटी में घूमेगा, और जो इसे न्यूट्रिशन कौन देगा, यूट्राइन मिल्क, ये हम बात कर चुके हैं। थोड़े दिन के बाद एक पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद ये अटैचमेंट की प्रोसेस को शो करेगा। जो टिश्यू है ये कंसेप्टस है, इसका टिश्यू स्ट्रोमा की जो वॉल है उनके कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक डाउन करेगा, ब्लड वेसल के साथ जो वॉल है ब्लड वेसल की उनके साथ कांटेक्ट में आएगा। यहाँ पर जो प्राइमरी सिग्नल आता है वो कॉन्सेप्टस से आएगा, और कॉन्सेप्टस प्राइमरी सिग्नल ऑफ अटैचमेंट को इन द फॉर्म ऑफ लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस में सिक्रेट करेगा, और इन्हें हम और क्या बोलते हैं, डेसिडुअलाइजिंग मोलिक्यूल, जैसे कि हिस्टामीन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए। तो कॉन्सेप्टस है वो प्राइमरी सिग्नल को सेंड करेगा किसके पास, स्ट्रोमा सेल ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियल एपिथेलियम, और फिर वो क्या किए जाएंगे, ये सिग्नल एम्प्लीफाइड किए जाएंगे, और स्ट्रोमा सेल क्या करेगी, इन सिग्नल के अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड देगी, और रेस्पॉन्ड क्या देगी कि वो इम्प्लांटेशन को होने देगी, इन्वेजन को होने देगी, अपने अंदर जो कॉन्सेप्टस है उसे आने देगी। लेकिन कितना इन्वेजन होगा, किस डेप्थ तक इन्वेजन होगा, कितनी लिमिट होगी, क्या डेप्थ होगी इन्वेजन की, उसे कौन कंट्रोल करेगा, ये स्ट्रोमा सेल ही उसे कंट्रोल करेंगे। फिर हम दूसरे टाइप के इन्वेजन की बात करते हैं, नॉन इन्वेजिव इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, जैसे ये शिप में प्रेजेंट है, काऊ में, हॉर्स में, पिग में, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें इन नॉन इन्वेजिव इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। नॉन इन्वेजिव इम्प्लांटेशन में क्या है कि जो यूट्राइन एपिथीलियम है
वो मेंटेन रहती है, वो डिसरप्ट नहीं की जाती, वो ब्रेक डाउन नहीं की जाती, लेस और मोर वो डिटेन रहेगी। और कितना इन्वेजन होगा उसे ये ही कंट्रोल करेगी, कितनी हद तक इन्वेजन होगा। मतलब थोड़ा बहुत इन्वेजन होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि बाहर अटैच होके रहेगी, थोड़ी सी तो इन्वेड होगा ही, लेकिन उस हद तक इन्वेजन नहीं होता जितना इन्वेजिव इम्प्लांटेशन में है। तो जो अटैचमेंट है कंसेप्टस की यूट्रस की वॉल के साथ, उसे कौन डिटरमाइन करेगा, कौन लिमिट करेगा? यूट्राइन एपिथेलियम उसे लिमिट करेगी। जो अटैचमेंट है कंसेप्टस की वो थोड़े से लेट होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो कंसेप्टस है वो 2 दिन से ज़्यादा यूट्राइन कैविटी के अंदर फ्रीली मूव करता रहेगा। फ्री लिविंग लाइफ है वो ज़्यादा रहेगी। प्री इम्प्लांटेशन जो साइज़ है कंसेप्टस का वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिन फ्री आराम से यूट्राइन कैविटी के अंदर घूमता रहेगा। यहाँ पर कोई भी डेसिडुअलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। ये डेसिडुअलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? इन्वेजिव में। नॉन इन्वेजिव के अंदर डेसिडुअलाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती। और जो स्ट्रोमा सेल है उनमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि स्ट्रोमा सेल से तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो बाहर एपिथेलियम जो यूट्राइन एपिथेलियम है उसी के साथ ही कांटेक्ट में आके और वहीं तक अपना काम ख़त्म कर लिया। अब टाइप्स की फर्दर बात करें तो ये 3 टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ कोरियोनिक सैक टू यूट्राइन वाल, कि जो कोरियोनिक सैक है उसका यूट्राइन वाल के साथ क्या रिलेशन है उसके बेसिस पे 3 टाइप का है। जैसे कि फर्स्ट है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल और सेंट्रल। दूसरा है इसेंट्रिक और तीसरा है इंटरस्टिशियल। ये एग्जाम्पल है इसका मैन, एप, इसका है डॉग, कैट, रैट, स्क्रिल, इसका है कार्निवोरस एंड मंकी। अब जो रिलेशन है कोरियोनिक सैक का यूट्राइन वाल के अंदर, वो रिलेशन कैसे है कि यहाँ पर जो कोरियोनिक सैक है वो जस्ट यूट्राइन वॉल के साथ कांटेक्ट में रहेगा, जो यूट्रस कैविटी की लाइनिंग है उसके जस्ट कांटेक्ट में रहेगा इस तरीके से। इसके अंदर क्या होगा कि जो कोरियोनिक सैक है वो लाई करेगा एक पॉकेट या फोल्ड ऑफ कोरियोनिक यूट्राइन वाल। इस तरीके से जो यूट्राइन वाल है उसके एक फोल्ड या पॉकेट में कोरियोनिक सैक है वो लाई करेगा। और इसके अंदर क्या होता है कि ये इन्वेड कर जाएगा इंटरस्टिशियल के अंदर, जो यूट्राइन वॉल की लाइनिंग है उसके अंदर इन्वेड करके अंदर की ओर इसे पेनिट्रेट करेगा। तो ये है 3 टाइप के इम्प्लांटेशन के तरीके। सुपरफिशियल की जस्ट बाहर बाहर, और इसेंट्रिक अंदर की ओर एक फोल्ड बना के, इंटरस्टिशियल की अंदर पेनिट्रेट ही कर गया, बिल्कुल अंदर तक वॉल को इन्वेड कर गया। फिर हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन की बात करते हैं कि कैसे इम्प्लांटेशन को हम हार्मोनली कंट्रोल कर सकते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन में हम मेनली 2 हार्मोन्स की बात करते हैं। वो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन का रोल क्या होता है? ये दोनों क्या है? स्टीरॉयडल हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन है उसे कौन सीक्रेट करेगा? फॉलिक्यूलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। कि फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल वो इस एस्ट्रोजन को सीक्रेट करेंगी। इसके अलावा एड्रिनल कोर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड प्लेसेंटा ये भी इसे सीक्रेट करते हैं। ये कौन कौन से फॉर्म को इंक्लूड करेगा? बीटा एस्ट्राडायोल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वन है। इसके अलावा एस्टेरोन, एस्टीरियोल और भी बहुत सारे फॉर्म है। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है FSH
को, और ये एफएसएच काम करता है ग्रेफियन फॉलिकल की एपिथेलियम के ऊपर, और ये स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन की सीक्रेशन को। जो एस्ट्रोजन अब इस ग्रेफियन फॉलिकल ने सीक्रेट किया वो फर्दर स्टिमुलेट करता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम की एपिथीलियम को, ताकि वो जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम की एपिथीलियम है वो क्या हो सके, एनलार्ज हो सके, और वो ज़्यादा वस्क्यूलर हो सके और ज़्यादा ग्लैंडुलर बन सके। इसके अलावा जो यूट्राइन ग्लैंड है उनकी शेप को चेंज किया जाएगा, उन्हें टोर्टस शेप का या फिर कॉर्क स्क्रू शेप का बनाया जाएगा, और एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। जो एक साइंटिस्ट थे जीपी टेलवेर, उन्होंने 1969 में ये देखा कि जो ये एस्ट्रोजन है ये रेगुलेट करता है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ mRNA फ्रॉम सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए से, कि स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए से स्पेसिफिक mRNA की फॉर्मेशन होगी जो कि एक स्पेसिफिक तरीके का प्रोटीन बनाएंगे, और जो ये प्रोटीन है ये स्पेसिफिक प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करेंगे, एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे, जो कि ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करते हैं। तो ये हुई एस्ट्रोजन की बात। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन की, रोल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन टू कंट्रोल इम्प्लांटेशन। ये भी क्या है, एक स्टीरॉयडल हार्मोन है। इसे कौन सीक्रेट आउट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, एक येलो कलर की बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम, येलो कलर एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, इट सीक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। और इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा ये एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड प्लेसेंटा से भी सीक्रेट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एलएच को सीक्रेट करेगी, एलएच स्टिमुलेट करवाएगा कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन को, और उससे क्या सीक्रेट होगा, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। जो ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है सिर्फ उन्हीं यूट्राइन सेल के ऊपर काम कर सकता है जो यूट्राइन सेल पहले एस्ट्रोजन के कांटेक्ट में आ चुकी हैं, जो एस्ट्रोजन से पहले स्टिमुलेटेड हो चुकी हैं। ये स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन को, कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवाएगा, उसे ज़्यादा परमिएबल बनाएगा, वस्कुलरिटी बढ़ाएगा, एंडोमेट्रियम को ये बना के रखेगा। प्रोजेस्ट्रॉन को हम बोलते हैं एंटी अबॉर्शन हार्मोन। ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और फीटस के नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन। हमने क्या क्या बात की, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन की बात की है, मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन, इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, टाइम पीरियड ऑफ इम्प्लांटेशन, टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन की बात की है। आई होप आपको इम्प्लांटेशन का टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।